पाकिस्तान की कहानियां जो है ये अफ्यून की गोली से निकल जानी चाहिए बाहर, और हमें रियल जो टॉपिक्स हैं जो हमारे इस वक्त के मौज़ूआत हैं हमें उस पर आ जाना चाहिए। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक प्रोफेशनल उनके अंदर कोई रवैया है नहीं। जितने पैसे आपने मुंह से बोले उतने आपको मिल गए। अब क्या वजह है कि आप उस दिन टाइम पे नहीं आएंगे? बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो चंद लोग हैं जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनका कोई जो विजन है ना उसमें कोई मुझे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नज़र नहीं आती। आप किसी फेमस एक्टर इन किसी ड्रामा में से ले लें या एक्ट्रेस को ले लें और उसको पंजाब के किसी देहात में ले जाएं, उनको नहीं पहचानते लोग। जेंटलमैन के बारे में मैंने हुमायूं सईद का एक कमेंट सुना एक इंटरव्यू में। वो कह रहे थे कि मैंने ये कैरेक्टर करने के लिए मुन्ना भाई को से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि हम उनको देखते हैं कि यार ये हमारा बेस्ट है, ठीक है, अगर वो भी 20 साल पुराना एक कैरेक्टर है और वो उसमें भी करने को इतना कुछ था भी नहीं, तो अभी तक आप उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। खलील साहब एक रिवायती कहानी लिखते हैं जिसमें वो हीरोइज्म का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो तकरीबन 2 दिहाइयों से शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और बाहर के मुल्कों में जाकर भी उन्होंने काम किया और फ़ॉरेन मॉडल्स के साथ भी काम किया और हमारे मुल्क की जो बेहतरीन अदाकाराएँ हैं उनके साथ भी काम किया। और हाल ही में इनका एक ड्रामा मन जोगी इख्तिताम पजीर हुआ है, उसमें इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है आबिद अली। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। सर मन जोगी काशिफ निसार के साथ आपने काम किया और उसमें आपका किरदार एक पुलिस ऑफिसर का था। पूरे ड्रामे को बहुत सराहा गया, आपके किरदार को भी बहुत सराहा गया। काशिफ निसार साहब के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है और वो जो कहानी है हलाला पर वो है, अमूमन लोग बात नहीं करते उस पर, मतलब ड्रामे भी नहीं बनते ऐसे, बल्कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को हमारे यहाँ एड्रेस ही नहीं किया जाता। क्या कहेंगे आप? पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरा ये कि मन जोगी बड़ा डिफरेंट एक इस लिहाज से प्रोजेक्ट था क्योंकि हलाला का उसमें जिक्र था और बड़ा ही सेंसिटिव एक मौजू है, लेकिन ज़फ़र मिराज साहब ने लिखा है और काशिफ निसार साहब ने डायरेक्ट किया, तो काफ़ी उन्होंने इंटेलिजेंटली वाइजली इस सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल किया और जिसके लिए उनको मैं बड़ा सराहता हूँ और उनका आर्ट और क्राफ्ट जो है हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ड्रामा काफ़ी लोगों ने पसंद किया, लॉजिकल था, लोगों को समझ में आई बात, और जिस तरीके से वो सारे मौजू को लेके चले हैं काशिफ निसार साहब और ज़फ़र मिराज साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था इस पर कोई ना कोई रिएक्शन आ सकता है, लेकिन बड़ा सेंसिबली लोगों ने उसको देखा और अंडरस्टैंड भी किया। इसका जो इख्तिताम है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक ये भी सबक है कि सुनी सुनाई बात पर आप यकीन ना करें। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि अगर कोई कह दे, आपके खुदा ना खास्ता आपके हवाले से कह दे, मेरे हवाले से कह दे, जी ये इसने कोई ऐसी बात कह दी है जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है या कुछ भी कह देते हैं, तो लोग जांचे परखे बगैर कि आया इसने ऐसा बोला है या नहीं बोला है, एक जत्थे की सूरत में उस पर टूट पड़ते हैं, इवन उसको मार भी देते हैं। और कई दफ़ा ऐसे केसेस भी सामने हैं कि मारने के बाद लाश को ज़िंदा जला भी दिया। क्या कहेंगे आप? मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा जब देखता हूँ न्यूज़ वगैरह तो मुझे परेशानी होती है कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी में जो बर्दाश्त और तहम्मुल है वो नज़र नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल नीचे हम जा रहे हैं। कोई किसी को मैं ये भी देख रहा हूँ ट्रेंड के हम किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। अब हम किसी की इज़्ज़त नहीं करते। पाकिस्तान में ये हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से कि कोई टीचर हो, कोई मजहबी उलमा हो, कोई हमारा शोबिज़ की कोई सेलिब्रिटी हो या कोई स्पोर्ट्समैन हो, हम किसी की इज़्ज़त नहीं कर रहे। कोई सियासतदान हो, हम करते ही नहीं किसी की इज़्ज़त। पता नहीं क्यों, कहाँ से एक चीज़ आ रही है, टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी हुई है। और हालांकि हमें तो तालीम ही ये दी गई है कि अगर आपके पास कोई न्यूज़ आए तो पहले आप उसको कंफर्म करें, ठीक है, और उसके बाद आप उसको जो भी उसका अब कानून मौजूद है हर चीज़ के बारे में, इदारे हैं, सिस्टम है, जैसा भी है, लेकिन मौजूद है। तो लेकिन फिर भी लोग अपने हाथ में ले लेते हैं कानून को और जिस तरह की बारबैरिक वो चीज़ें हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि पहले उसको मार दिया, फिर उसको जला दिया और या फिर उसको दफन भी नहीं होने दे रहे कहीं, और अभी तक तो ये पता भी नहीं चला, मामला कोर्ट में नहीं गया। लोग ज़ाती दुश्मनियों के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगा के और अपना बदला लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल सही ट्रेंड है। रवैयों में शिद्दत पसंदी की आप बुनियादी वजह क्या देखते हैं?
मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सोसाइटी है और जो निज़ाम है वो करप्ट है, तो लोगों को उम्मीद नहीं रही। उम्मीद नहीं रही कि मैं सही रास्ते पे चलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। उसको पता है कि उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, वो कुछ भी अच्छा उसके सामने हो नहीं रहा पिछले कई सालों से। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं एक समाजी बात कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो एक नाउमीदी की कैफियत है। 2023 में पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 कंट्री है जिसमें इतने बड़े लेवल पे मैस माइग्रेशन हुई है, यानी कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क से इतने लोग पाकिस्तान मुल्क से बाहर नहीं गए बेहतर मुस्तकबिल के लिए जितने पाकिस्तान से गए हैं 2023 में। और मैं देखता हूँ कि इस पे ये ब्रेन ड्रेन है, ये अब सारा टैलेंट बाहर जा रहा है, सारी इंटेलिजेंसिया, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं जॉब्स के लिए। फिर इसमें जो रवैया आगे से सामने से आता है ना कि ये तो बल्कि खुश होने वाली बात है कि पाकिस्तानियों को वीज़े लग रहे हैं। आगे से जब अरबाब इख्तियार इस तरह के जुमले बोलते हैं तो वो मायूसी जो है वो नाउमीदी में बदल जाती है कि यार यहाँ कुछ नहीं होना। उस रवैये से ये जन्म लेती है इंतहा पसंदी कि उसको पता है कि इसने वाकई जुर्म किया है ना, ये अदालत से छूट जाएगा। वो कहता है अदालत जाने ही ना दो, इधर ही बदला ले लो। सही। तो उसको उम्मीद ख़त्म हो गई है, और वो ख़त्म हुई है ऊपर से। वो कहते हैं ना कि मछली सर से सड़ना शुरू होती है, तो टॉप से ये जो नाउमीदी है नीचे तक आ गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मन जोगी में जो आपका पुलिस ऑफिसर का किरदार था, वो ऐसा एक पुलिस ऑफिसर है जो टिपिकल है, उसकी जो लैंग्वेज है वो भी टिपिकल पुलिस ऑफिसर्स जैसी है। क्या कहेंगे, किस तरह आपके पास ये किरदार आया था? अच्छा, मुझे जब मदिया ने कांटेक्ट किया, जो उनकी वो कास्टिंग की डायरेक्टर है, मन जोगी की, हाँ, मन जोगी के लिए, तो ऑब्वियसली काशिफ भाई ने कहा होगा। तो उसमें उन्होंने मुझे सबसे पहले ये कहा कि आबिद भाई ये पुलिस का पुलिस ऑफिसर का है, SHO है ये, और आपने ये करना है। अच्छा। तो क्योंकि अमूमन जो है पुलिस डॉक्टर वकील के रोल्स जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो नहीं करते। सही। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर कैरेक्टर जो स्टोरी में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे एक पुलिस वाले का कैरेक्टर। एक तो ये था, तो मुझे ये सुन के हंसी भी आ गई और मैंने कहा ठीक है मैं ये करता हूँ। दूसरा ये कि मुझे काशिफ भाई की जो कास्टिंग की जो सेंस है, मुझे उस पर ट्रस्ट है। वो हमेशा, जैसे आप देखें ना, उन्होंने काबली पुलाव में जिनको कास्ट किया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एहतशाम साहब जो है, उनको कास्ट किया, तो वो कितने खूबसूरत लगे अपने कैरेक्टर के अंदर। तो वो लीड कैरेक्टर हैं। तो काशिफ भाई का ये है, काशिफ निसार साहब का, कि वो कैरेक्टर्स को कास्ट करते हैं, एक्टर्स को कास्ट नहीं करते। जो उस कैरेक्टर जैसा लगता हो उसको करते हैं। फिर जो मैं समझा उनकी जो टेक्निक है, वो अपने कैरेक्टर को ना ह्यूमनाइज करते हैं, उसको वो इंसान बनाते हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि दो लोग, वो थाने में बैठा पुलिस वाला, तो वो सामने सिर्फ देख के बातें करी जा रहा है, डायलॉग्स बोल रहा है, जो लिखा हुआ सीन है, वो उसको इस तरह बनाते हैं कि वो लगे कि इसका थाना है। मतलब मैं एक सीन में मैं टेबल पे खाना रख के खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, साथ साथ बात कर रहा हूँ, उससे लगता है कि ये बंदा रहता ही इधर है। कितना मुश्किल है या आसान है काशिफ साहब के साथ काम करना? बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, आर्टिस्टों की, कि उनके साथ काम करें। मेरे ख्याल में उनके साथ काम करना आसान है। अच्छा, इसलिए आसान है कि एक तो आपको आपके कैरेक्टर में कास्ट करते हैं। जब वो आपको आपके कैरेक्टर में कास्ट करते हैं तो आपको बहुत अवे नहीं जाना पड़ता उस रोल को करने के लिए। तो क्योंकि उन्होंने कास्ट ही आपको वहाँ करना है जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ जो आपके साथ जाता है वो जो कैरेक्टर। तो वो सिफारिश इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं वहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल कि सिफारिश पे कास्ट भी करते होंगे। अच्छा। क्योंकि उनको अगर कोई बंदा सही लगता है वो उसको खुद कॉल करके कास्ट कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, दैट्स ग्रेट। तो ये अच्छी बात है उनकी। अच्छा, आपने महविश हयात, आयज़ा ख़ान और निम्रा ख़ान जैसी जो हमारी अदाकाराएँ हैं उनके साथ काम किया, कमर्शियल्स आपने बनाए, और कुछ फ़ॉरेन मॉडल्स भी हैं जिनके साथ आपने काम किया। तो क्या बताएंगे, आपने फ़ॉरेन मॉडल्स के साथ भी काम किया, उनके काम का तरीक़ाकार, हमारे काम का तरीक़ाकार, आपने क्या देखा, क्या फ़र्क देखा? और ज़ाहिर है मैं ना सिर्फ काम के तरीक़ाकार पूछ रही हूँ बल्कि रवैयों में क्या फ़र्क देखा आपने? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक प्रोफेशनल उनके अंदर कोई रवैया है नहीं। ना उनको वक्त की कदर है, ना अपनी ना दूसरे की, ना उनको पैसे की कदर है। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये किस तरह चल रहा है सारा सिस्टम। और स्पेशली जो लोग टॉप पे हैं, सो कॉल्ड टॉप जो मौजूद है, उसके ऊपर जो लोग हैं, एक तो उनकी मोनोपोली है, वो मोनोपोली के साथ काम करते हैं। दूसरा ये कि
मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि जब आपने जितने पैसे मांगे और वो करोड़ों में होते हैं, वो आपको मिल गए, फिर कौन सी चीज़ है जो आपको मना करती है कि आपने टाइम पे नहीं जाना? अच्छा। फिर ऐसी क्या वजह है कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे? जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं तो डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, मैं तो उनको कॉल भी नहीं करता, या तो मेरे असिस्टेंट्स करते हैं या टैलेंट मैनेजर्स करते हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं आती, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जितने पैसे आपने मुंह से बोले उतने आपको मिल गए करोड़ों में। अब क्या वजह है कि आप उस दिन टाइम पे नहीं आएंगे? मतलब यही काम आप करते हैं, इसी काम के आपने पैसे लिए, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों रुपया मिल रहा है एक दो दिन में काम करने का, और आप फिर भी सेट पे नहीं आते, फिर भी आप लेट आते हैं, फिर भी आप लाइंस याद नहीं कर रहे, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं क्यों बोलूँ, नहीं ये लंबा बहुत है, मैंने पहली भी लाइन बोली है वो भी बड़ी लंबी थी। मैं ये सुनता हूँ कि मैंने इतनी लंबी लाइन अभी बोली तो है, अभी फिर ये लंबी है। तो एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं, जैसे सारा खान के साथ मैंने किया, विदाई में थी वो स्टार प्लस पे एक्ट्रेस जी, और बिग बॉस में भी थी, और 2 साल हमारी वो ब्रांड एम्बेसडर रही हैं हमारे एक ब्रांड की। और उस में फिर साउथ इंडियन है रूही सिंह, बेसिकली वो पंजाबी हैं लेकिन वो साउथ इंडियन फिल्मों में काम करती हैं, और वो मिस इंडिया भी रही हैं वहाँ पे। तो इस तरह का उनका एक टाइटल भी है। फिर अफ्रीका में जब हम कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास इंडिया थी, इंडिया एक्वाफीना की, मर्सिडीज बेंज की और यूनाइटेड नेशंस की बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर थी उनकी। तो मतलब इतने बड़े स्टैचर के लोग हैं, और हमारा स्केल अगर मिलियंस में है, उनका बिलियंस में है। सही है, ठीक है, और इतने बड़े उस इंडस्ट्री से वो आते हैं, इतने वो हम्बल होते हैं, हर चीज़ उनको याद होती है। आप उनको कहते हैं ये एक ड्रेस लेके आना है, वो उस तरह के 4 ड्रेस लेके आते हैं, और जो पैसे डिसाइड हुए वो उन्होंने ले लिए, बात ख़त्म हो गई। अब उनका कोई नखरा नहीं कि मैंने यहाँ की कॉफ़ी पीनी है, मुझे यहाँ से बर्गर मंगवा दें, मैं तो ये खाती नहीं हूँ, मुझे वो। हमारी सेलिब्रिटीज ऐसे करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये शूट रुक जाए, उनको वो बर्गर चाहिए जो 3 घंटे एक बंदा ड्राइव करके जाएगा, वो लेके आएगा। तो वो उनके इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। उनको ये है कि इस बंदे ने मेरे फेस पे हाथ क्यों लगाया, भाई आपने ही कहा था ये वाला मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, तो अब आपको एकदम पैनिक अटैक हो गया। मेरा तो मसला नहीं है इसमें, मैं तो काम करने आया हूँ। 110 बंदा क्रू का काम करने के लिए खड़ा हुआ है, और आप उस पर कोई। और सारा को मैंने देखा कि उसको बुखार था, 102 बुखार था उसको। वो 3 सफ़ों का स्क्रिप्ट था जो घर से याद करके आई हुई थी। ये नहीं कि उसने कहा कि क्या लाइंस क्या है, मुझे ज़रा दे दे, मैं लाइंस दे दे मैं कर लूँ, हाँ नहीं ये तो मैं नहीं बोलूँगा, हाँ ये काट दें, ये नहीं चाहिए, ये लफ्ज़ क्या होता है मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, मैंने नहीं करना। वो ऐसा कुछ नहीं, एक लफ्ज़ चेंज नहीं किया। 3 सफ़ों का स्क्रिप्ट वो घर से याद करके आई हुई थी 102 बुखार में। एक दफ़ा उसने फ़ोन निकाल के सेल्फियाँ नहीं ली, कोई उसको कॉल्स नहीं आ रही थी। 10 घंटे नॉन स्टॉप उसने काम किया है, 10 घंटे सेट से नहीं हो गई। वो मेकअप में जाके नहीं बैठी, वैनिटी वैन बार खड़ी थी उसमें जाके नहीं बैठी, वो सेट पे मौजूद रही है। जबकि आपके ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें ये सारे नखरे पाए जाते हैं। नखरे इम्पॉसिबल है उनके साथ काम करना। अच्छा, एक दिन का काम वो 10 दिनों में करना पड़ता है आपको उनके साथ। अच्छा। अब एक चीज़ की कॉस्ट है, फर्ज करें 10 लाख रुपया, तो वो 10 दिन पे चली जाएगी तो कितने हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, वो करोड़ पे भी चली जाएगी, वो इतनी महंगी हो जाएगी, आप कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि जो आर्म ट्विस्टिंग है ना, बाजू मरोड़ के काम करने का एक शौक है कि डीओपी मेरी मर्जी का होगा। अच्छा, हाँ, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। हाँ, आपने अपने पैसे लिए हैं, हाँ, आपने एक्टिंग करनी है आगे, वो कहती है डीओपी मेरा होगा, वो कहती है मेकअप आर्टिस्ट मेरा होगा, वो कहती है स्टाइलिस्ट मेरे होंगे। ठीक है, और वो ये अगर वो कहेगी कि मुझे वैनिटी वैन चाहिए, वो वैन भी बताएगी मुझे ये वाली वैन फलां बंदे से चाहिए। अच्छा, हाँ, फूड का वो बताएंगे, 5 बंदे साथ आते हैं जो उनसे बात ही नहीं करने देते किसी को। अच्छा, हाँ, वो 5 बंदे जो साथ हैं वो एक आर्मी की तरह उनके साथ चलते हैं, फौज की तरह। वो एक बंदा उनका सोशल मीडिया की वीडियोस बना रहा है, एक बंदा कुछ और कर रहा है, एक बंदा उसी वक्त लाइव गया हुआ है, एक बंदा टिकटॉक बना रहा है। तो ये 5 बंदे अलग अपने कैमरे पकड़ के चल रहे हैं, वो अलग बैठी हुई हैं, आपका सेट रेडी है, वो आ नहीं रही। अब और बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि सर्जरीज बहुत हुई हुई हैं, आधा घंटा उनको बर्फ़ की वो टकोर करनी पड़ती है, फिर वो बाहर आती हैं। तो मतलब बहुत मसाइल हैं, इम्पॉसिबल है काम करना इनके साथ काम करना। सही है। आबिद साहब, आप ये बताइएगा कि आज के जो ड्रामे बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कमेंट करेंगे? बहुत सारे लोग जहाँ देखते हैं तनकीद भी करते हैं, और ऐसा तो होता है, कोई चीज़ बनती है जब पसंद भी की जाती है और उस पर तनकीद भी होती है, लेकिन आप आज के ड्रामों के बारे में क्या कहते हैं?
मैं जो ज़्यादातर ड्रामे हैं मैं तो मुत्तफ़िक नहीं हूँ, ना उनके तरीके से, ना उनके मौज़ूआत से, ना उनकी जो एक्टिंग है। लेकिन ये है कि कुछ लोगों का रोज़गार है, कुछ लोगों का बिज़नेस है, पैसे आ रहे हैं उनको, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए वो बन रहे हैं। तो मतलब ठीक है, बनाते रहें लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दायरे में घूम रहे हैं हम एज इंडस्ट्री कभी इवॉल्व नहीं हो पाए। उसकी रीज़न ये है कि जो चंद लोग जो हमारे आगे हैं लगे हुए, जिसको पंजाबी में कहते हैं हमारे आगे लगे हुए हैं वो लोग, उनके ना विजन का बहुत इशू है। वो चंद लोग कौन है? वो चंद लोग हैं जो चैनल के मालकान हैं, वो चंद लोग हैं जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो चंद लोग हैं जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं। उनका कोई जो विजन है ना, उसमें कोई मुझे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नज़र नहीं आती। जैसे हम देखते हैं कि आमिर खान ने पुश किया, उसने अपनी फिल्म चाइना ले गया, ठीक है, वो चाइना की मार्केट खोली, 3,000 करोड़ आ गया। कोई वो निकलते हैं, वो उसको पुश करते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को, वो फिल्म फ्लॉप होती है, वो पैसे नहीं लेता, वो करोड़ों रुपया लेने वाले एक्टर्स हैं, शाहरुख हैं, सलमान खान है, फिल्म फ्लॉप हुई, वो अपने पैसे छोड़ देता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सेंस नज़र आती है, एक सेंस प्रिवेल होती हुई नज़र आती है कि कोई शऊर है इज्तमाही तौर पे। इनको पता है कि यार ये अच्छा प्रोड्यूसर है, फिल्म फ्लॉप हो गई है, मैं भी उसमें हिस्सेदार हूँ फ्लॉप होने में, मैं अपने पैसे छोड़ देता हूँ ताकि अगली फिल्म बनाए, ये डूब ना जाए। तो यहाँ पे वो विजन मुझे नज़र नहीं आता कि जो इंडस्ट्री को लेके चल रहे, वो आप टीवी ड्रामों में देखें तो वहाँ नहीं नज़र आता, वो आप फिल्म इंडस्ट्री में देखें वहाँ नज़र नहीं आता। देखें, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हुमायूं सईद हैं, वो मेरा बड़ा प्यार है उनसे, बड़ी इज्जत भी मैं करता हूँ और वो भी करते हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया, इंडिया भी हम 10-15 दिन रहे इकट्ठे। तो मैं एक दिन लौट के आऊँगा, वो फिल्म कर रहे थे, तो उसमें मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ उनसे कि जिस इंडस्ट्री से आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाया है और कमा रहे हैं, आगे भी अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इसमें कमाई दे, आपके ज़हन में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं NCA हो, PNCA हो, अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल हो, या आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद की हो, आपके ज़हन में ये क्यों नहीं आता कि मैं 10 बच्चे स्कॉलरशिप अनाउंस कर दूं अपने नाम पे, अपने अब्बू के नाम पे, अपने इदारे के नाम पे, कि 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दें जो वहाँ पे कैमरा पढ़ लें, ठीक है, कि किस तरह होता है, एक्टिंग पढ़ लें, वहाँ पे डायरेक्शन पढ़ लें, फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स कर ले, कोई एक्टिंग का कर ले। या अपने इंटरव्यूज़ में आज तक आपने सुना हो कि फ़हद मुस्तफ़ा, अपना हुमायूं सईद साहब, माहिरा खान या शान साहब ये अपने इंटरव्यू में बोले कि नए लोग जो हैं वो पढ़ के आए। कभी आपने सुना? कभी नहीं बोलते ये। इससे पता चलता है कि उनको ना इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही। जब तक नए लोग आएंगे नहीं, ये जाने वाली कहीं नहीं है, ये इधर ही रहेगी, ये दायरे में घूमती रहेगी। वो एक चूहा होता है ना लैब में, वो घूमता है उसके अंदर, उसको लगता है मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, वो उसी में दायरे में घूम रहा होता है। तो हम सारे जो है ना उसी तरह घूम रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हाँप रहे हैं, हम पहुँच कहीं नहीं रहे। तो ना ही देखें, जैसे कि टीवी चैनल्स हैं, इनका अरबों रुपए का रेवेन्यू है, इनके जहन में कभी ये बात नहीं आई कि मैं 10 बच्चे स्पॉन्सर कर दूं, NCA में फिल्म एंड TV पढ़ लें 10 बच्चे, टेस्ट ले लो उनका यार, जो बेस्ट लोग हैं उनको निकालो, हम किसी को स्कॉलरशिप दे दें, PNCA में 10 एक्टर्स निकल आएंगे यार, हम TV कर दें स्पॉन्सर, उसको जियो कर दे, ARY कर दे, ग्रीन चैनल कर दे, स्पॉन्सर करें बच्चों को यार, उनको पढ़ने दें ताकि ये सारे नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो नया मौजू आएगा, ठीक है। और हम उसके ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं कि हम किसी को ना आने देंगे, हम ही करेंगे सारे, हमारी जितनी भी उम्र हो जाए हम ही हीरो आएंगे, हम ही करेंगे सारा काम, किसी को आने नहीं देंगे। तो ना ये गवर्नमेंट को करते हैं पुश, क्योंकि गवर्नमेंट इनको बुलाती है। जब पिछली गवर्नमेंट थी उसने कल्चरल पॉलिसी बनाई पहली दफ़ा, पाकिस्तान की पंजाब की कल्चरल पॉलिसी, इतनी बुक उन्होंने छापी कि हमारा कल्चर है क्या उसकी, और उन्होंने सारे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे उनको बुलाया और उनसे तजावीज़ मांगी कि आप क्या चाहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें कोई 7-8 लोग आए, उनमें किसी का कोई विजन नहीं था, और वो कॉन्फ्रेंस और वो मीटिंग एक मजाक बन गई। और सिवाय वासे चौधरी के, मैं तारीफ करूंगा उनकी, लिखा हुआ पेपर कोई नहीं लेके आया। वासे चौधरी लिखा हुआ पेपर लेके आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, बाकी किसी का कोई विजन नहीं था कि कैसे होना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, विजन नहीं है। तो ड्रामा हमारा उधर ही रहेगा, वो 4-5 लोग। पर दूसरा ये कि हम 3 शहरों में मशहूर हैं हमारे ड्रामे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और हम यहाँ रहते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि ये ड्रामे बहुत मशहूर हैं। ये ड्रामे नहीं मशहूर। आपको मैं मिसाल के तौर पे बताऊं कि आप किसी
फेमस एक्टर इन किसी ड्रामा में से ले लें या एक्ट्रेस को ले लें और उसको पंजाब के किसी देहात में ले जाएं, उनको नहीं पहचानते लोग, यकीन करें नहीं पहचानते। हमें इस बात पे यकीन नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। फिर मैं जब डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, छोटे छोटे इलाकों में जाता हूँ, ढहरगी में जा रहा हूँ, लोधरा में जा रहा हूँ, पत्तोगी में जा रहा हूँ, घोटगी में हम शूट कर रहे हैं, हम मतलब चोलिस्तान में, थार में पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ लोगों को नहीं पता। और क्या अजीब बात ये, आपको शायद यकीन ना आए कि 40% से ज़्यादा आज भी पीटीवी देखते हैं लोग। ये हम समझते हैं पाकिस्तान सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद है, नहीं, इसके अलावा है यार, पूरा पाकिस्तान है इतना बड़ा, जो 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें 40% पीटीवी आज भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का क्लेम होता है हमारा ड्रामा जो है वो रेटिंग में यहाँ चला गया, हमारी फिल्म यहाँ चली गई है, तो ये क्या है रेटिंग, किस तरह से इसका तरीकाकार क्या है इसको जांचने का? अमरीन, दो तरह की रेटिंग है। एक तो टीआरपी जिसको हम बोलते हैं, जो पीपल्स मीटर या इस तरह की टर्म बोली जाती है, वो एक मीटर लगाते हैं, एक कुछ घर सेलेक्ट करते हैं शहरों में, शहरों में, और उसका सैंपल जो है वो बहुत छोटा है। कितनी होती है? मेरे ख्याल में 1000 1000 घरों में, मेरा ख्याल है, मैं अगर सही कह रहा हूँ तो 1000 घरों में वो टीवी सेट्स के ऊपर एक मीटर लगाते हैं अपना, ठीक है, और वो उनका जो सैंपल है उसमें वो मोस्टली शहरों में लगाते हैं या छोटे शहरों में लगाते हैं। तो उसके बाद वो जो मीटर लगा होता है वो रिकॉर्ड करता है कि कितने से कितने बजे तक कौन सा चैनल देखा गया, उस पर कौन सा ड्रामा देखा गया, और कौन लोग देख रहे थे, यानी बच्चे थे, औरतें थी, क्या थी। तो वहाँ से टीवी ड्रामों की रेटिंग आती है, जो सैटेलाइट चैनल्स की रेटिंग है। अब उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं इस टेस्ट के। एक तो सैंपल बहुत छोटा है, ठीक है, जो देहात में लोग रहते हैं उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, उनको कौन सी फिल्म अच्छी लग रही है, कौन सा, क्योंकि सारे सिनेमाज अब शहरों में पाकिस्तान में 150 स्क्रीन हैं तकरीबन, 150, मतलब इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इंडिया में 3000 हैं, सॉरी 10,000 हैं, यहाँ से हम करते हैं। पाकिस्तान में 150 स्क्रीन हैं और इंडिया में 10,000 स्क्रीन हैं इस पे फिल्म चलती है। और पाकिस्तान में 5-6 फिल्में रिलीज होती हैं एक साल में, जिसमें से 2-3 बैन हो जाती हैं, 1-2 लगती नहीं है, कोई एक लगती है, और सारे कहते हैं वो हिट हो गई, और वो लगती है 3 शहरों में। मतलब 60% इन 150 स्क्रीनों में से 60% स्क्रीन जो हैं वो पंजाब में है। मतलब आपको समझ आ रही है कि एक बहुत ही मिसमैनेज्ड और डिसबैलेंस एक सैंपल है हमारे पास, जहाँ से हमें पता चलता है ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है। छोटे शहरों में ना फिल्म देखी जा रही है, ना उनके लिए बन रही है, उनके लिए फिल्में नहीं बन रही, ठीक है, ना वो रिलेट करते हैं इन फिल्मों से जो शहरों में हिट हो रही हैं, ये अर्बन स्टोरीज हैं। अच्छा, हम रेटिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें टीवी के साथ जो पीपल्स मीटर लगता है उस वहाँ से रेटिंग आती है, और वो इतनी डिक्टेट करती है राइटर्स को, क्योंकि वो रेटिंग का पर्चा लेके बैठ जाते हैं कंटेंट हेड, और वो उसको बुलाते हैं राइटर को, उसको कहते हैं कि ये सीन चल रहा था इन 2 कैरेक्टर्स का, तो 40% लोगों ने चैनल चेंज कर दिया, इन 2 कैरेक्टर्स को निकाल दो। अच्छा, अब समझ रही हैं, वो स्टोरी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी कैसी थी, क्या था। वो कहते हैं कि ये इन 2 लोगों का सीन चल रहा था हमारे चैनल पे, तो पीपल्स मीटर के मुताबिक जब इन 2 लोगों का सीन चल रहा था तो 40% लोग स्विच करके दूसरे चैनल पे, इन दोनों को निकाल दो। सही। अब इसका सीन चल रहा था तो इस चैनल पे, हमारे चैनल पे लैंड हुए हैं लोग, और इधर ही स्टिक कर गए, यही देखना शुरू हो गए, इनके सीन बढ़ा दो। सही। ये थप्पड़ वाला सीन पे सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है, अगले एपिसोड में किसी को थप्पड़ मरवा दो। अच्छा, तो ये मतलब आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से वो स्टोरी नहीं होती, वो जहाँ लोग लेके जा रहे हैं हाँ। वो उस तरफ चलनी शुरू हो जाती है। दूसरी रेटिंग आती है हमें सोशल मीडिया से, कि यूट्यूब पे इतना मिलियन व्यूज आ गए, टिकटॉक पे ये हो गया, इंस्टाग्राम पे ये हो गया, फेसबुक पे ये हो गया, वहाँ से रेटिंग आती है। अब वहाँ पे जो रेटिंग आती है ना, वो उसका फार्मूला और उसकी सेंस बड़ी फ़र्क है। उसमें तो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर एक तरफ कोई बहुत जो नोबेल प्राइज़ विनर है वो बंदा बात कर रहा है, अपनी थियरी बता रहा है जिससे दुनिया बदल जाएगी, और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि रीछ और कुत्ते की लड़ाई हो रही है, तो रीछ और कुत्ते की लड़ाई के व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे, वो बिलियंस में चले जाएंगे व्यूज़। अब ये बंदा जो बता रहा है कि दुनिया तबाह होने लगी है और कैसे बचेगी, ये कोई नहीं देख रहा। जैसे तो चाहत फतेह अली खान, हाँ, सोशल मीडिया पे जो है ना, वो लोगों को चाहिए बड़ी थोड़ी सेकंड की अम्यूजमेंट, वो देखें, एंजॉय करें, आगे चले जाएं, सोचना ना पड़े, क्योंकि वो कैजुअल और ऑर्गेनिक मीडियम है। उस पर जो चाहत की वीडियो आ रही है, किसी और की XYZ की आ रही है, वो मेड अप नहीं है, सही, वो बनी हुई नहीं है। उसे चाय वाले ने ऐसे करके चाय बना रहा था, हाँ, फोटो आ गई, हिट हो गई। अब ये मेड अप नहीं था, तो वो ऑर्गेनिक है, लोगों को अच्छा लग रहा है। दूसरा, आप रिलैक्स टाइम में देखते हैं। तीसरा, वो पर्सनल एंटरटेनमेंट है,
ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन को देख नहीं रहा, मैं क्या देख रहा हूँ आपको पता नहीं है, तो मेरी प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहती है, इसलिए लोग सारे उधर शिफ्ट हो गए। तो लेकिन वहाँ की रेटिंग का मतलब मेरे नज़दीक तो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल वक्ती है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं जो कि बहुत सुपरस्टार बने उस पर, और चंद दिनों के लिए बने, उसके बाद लोग बिल्कुल भूल गए, क्योंकि उसके पीछे काम नहीं है, उसके पीछे काम नहीं है, वो एक वक्ती एक चीज़ है। एक बंदा गिर रहा है, उसकी शक्ल बनी है, खास तरह के लोगों को हंसी आ रही है, उसके गिरने पे पीछे आपने लाफ्टर लगाया, वो मिलियंस में चली गई। बिल्कुल ऐसा। तो लेकिन उस वो ना तो वो कोई टैलेंट है, ना वो कोई वो कहीं जुड़ता है आगे जाके कि आपने ये किया, आपने इम्प्रूव किया, आपने टीवी किया, फिर आपने फिल्म किया, ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ जी। अच्छा, आप अभी राइटर्स की बात कर रहे थे कि उनको बुला के बताया जाता है कि जी ये सीन ऐसे था, इसको निकाल दो या जो भी। तो अब ये बताइएगा, हमारे यहाँ जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उमैरा अहमद हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, ज़फ़र महराज हैं, मिसबा नौशीन हैं और बहुत सारे हैं। आपको इनकी जो राइटिंग का स्टाइल है या हमारे जो राइटर्स हैं वो कैसा लिख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं उमैरा साहिबा जो है, उमैरा साहिबा, उनका मैंने कोई ड्रामा उस तरह से नहीं देखा, और जब भी मैंने अगर देखने की कोशिश की तो मुझे वो उस तरह से लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जब छोटा था तो अभी भी आता है वो अखबार जहाँ, तो उस वक्त हमारे घर में आया करता था, तो उसमें 3 औरतें 3 कहानियाँ छपती थी। ठीक है। तो शायद अभी भी छपती हूँ। तो वो मेरी भाभी बहन वो पढ़ती थी, घर की जो ख़वातीन थी ना वो पढ़ती थी वो कहानियाँ। तो उसमें एक वो घुंघराले बालों वाला एक लड़का होता है जो गली में से गुजरता है, और वो ऊपर से वो सारी कहानियाँ यहाँ से शुरू होती हैं कि हम नए नए उस मोहल्ले में आए थे, तो मैंने पहली दफ़ा जब उसको देखा तो वो गली में से गुजर रहा था, और वो पूरा एक हुलिया बताते हैं, कुर्ता उसका, और उसका चप्पल कैसे पहनी हुई थी, और वो किस तरह था, एक लहजा उसने ऊपर देखा और मेरी दुनिया बदल गई टाइप। तो मैं बेल को पानी देने के लिए खिड़की में आई हुई थी। तो वो एक उस तरह की मुझे लगी उनकी जो कहानी है, मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता, इसलिए कि मैं अपने आसपास जब देखता हूँ तो मेरे आसपास एक केओस है। मुझे लगता है पाकिस्तान की कहानियाँ जो हैं ये अफ्यून की गोली से निकल जानी चाहिए बाहर, और हमें रियल जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे इस वक्त के मौज़ूआत हैं, हमें उस पर आ जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जिसमें हर चीज़ बेतरतीब तरीके से चल रही है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, वहाँ पे इतनी आप ये क्या स्टोरीज़ लोगों को दिखा रहे हैं कि प्यार मोहब्बत वाली, लड़का लड़की वाली। पहले यहाँ पे मुसीबत पड़ी हुई है, आबादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपके मौजू वो वाले ख़त्म नहीं हो रहे, पता नहीं आपके क्या फैंटसीज़ हैं जिनकी जान ही नहीं छूट रही हमारी। और हमारा राइटर अभी तक वही उसी बचपने में और 16 साल की लड़की की मोहब्बत के बारे में लिखता चला जा रहा है। ज़रूर लिखें, लेकिन जब आग लगी होती है तो आप बैठ के बांसुरी नहीं बजाते, आप आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। जो घर में सैलाब का पानी आता है ना, तो वाइपर से नहीं निकलता, वो आपको पूरा टेकअप करना पड़ता है कि यार अब हमें ये करना पड़ेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये अफ्यून है, ये सस्ता नशा है जिसपे हमारे राइटर्स ने, ज़्यादातर राइटर्स ने, सब नहीं, उन्होंने लगाया हुआ है। खलील साहब जो हैं वो मैंने उनके साथ काम नहीं किया कभी, और मैं उनके क्राफ्ट की बड़ी इज्जत करता हूँ, और वो जिस तरह के आदमी है, मैं ना भी इज्जत करूँ उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो उनका जो ड्रामा है मुझे तो कभी मज़े का नहीं लगा, पता नहीं मेरे लिए शायद बनता भी ना हो, और क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस और फिलोसॉफिकल। जेंटलमैन ख़त्म हुआ है। जेंटलमैन के बारे में मैंने हुमायूं भाई का, एक हुमायूं सईद का एक कमेंट सुना एक इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि मैंने ये कैरेक्टर करने के लिए मुन्ना भाई को से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो मुझे ये सुन के दुख हुआ कि हम उनको देखते हैं कि यार ये हमारा बेस्ट है, ठीक है, अगर वो भी 20 साल पुराना एक कैरेक्टर है और वो उसमें भी करने को इतना कुछ था भी नहीं, तो अभी तक आप उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपको तो अपना कोई मुन्ना भाई क्रिएट करना चाहिए था यार। तो वो आप अभी तक वो वाला मुन्ना भाई देख रहे हैं जो संजय दत्त ने पता नहीं कब करके आगे बढ़ गए, मतलब 15-20 साल पुरानी फिल्म है, नहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ, तो अभी तक आप मतलब, और वो कोई ऐसा कौन सा डिफिकल्ट था कि आपको इंस्पिरेशन लेनी थी, उसमें करना क्या था? ना वो लैंग्वेज है जिस तरह की वो बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान में वो लैंग्वेज ही नहीं है, कहाँ का कैरेक्टर था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। तो खलील साहब का डायलॉग बहुत अच्छा होता है, गो के वो बहुत फिल्मी और गैर हकीकी होता है, लेकिन ये कि होता स्ट्रॉन्ग है। तो उनका मुझे ऐसा लगता है, ज़फ़र महराज साहब की स्टोरी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी स्टोरी टेलिंग की जो सेंस है वो मुझे बहुत इस तरह की लगती है कि उनकी कहानी चलती है अपनी चाल में, वो हीरो से डोमिनेट नहीं हो रही होती, वो किसी कैरेक्टर को हीरो नहीं बना रहे होते,
वो अपनी कहानी सुनाते हैं, उसमें मैं हीरो बन जाऊँ, कोई और हीरो बन जाए, कोई भी बन जाए। तो मुझे ये मज़ा आता है उसमें ज़फ़र मिराज साहब के स्क्रिप्ट में कि उसमें वो हीरोइज्म का शिकार नहीं है वो कहानी, बिल्कुल वो ठीक। कहानी है, इटसेल्फ एक स्टोरी है। हाँ, उसमें एक कैरेक्टर है जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन लीड कर रहा है, ठीक है, और वो भी ऐसे नहीं लग रहा होता कि जैसे इसमें बिलाल अब्बास है, वो कहीं से भी हीरो नहीं लग रहा उसमें, वो कैरेक्टर लग रहा है, बल्कि वो इतना अंडर उसने किया और काफ़ी अच्छा किया है। मतलब वो मेरे सामने आ रहा था तो मेरा कैरेक्टर डोमिनेटिंग था उस पर, वो किसी और के सामने जाता था तो वो कैरेक्टर उस पर डोमिनेटिंग था। हीरो तो डोमिनेट कर रहा होता है, तो वो जो लीडिंग कैरेक्टर था वो हर चीज़ से डोमिनेट हो रहा था। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है इस तरह का कि वो उस चीज़ का शिकार नहीं हुए हीरोइज्म का, कि मेरा हीरो ऐसे होना चाहिए, मेरा हीरो वैसे होना चाहिए। वो खलील साहब एक रिवायती कहानी लिखते हैं जिसमें वो हीरोइज्म का शिकार है बहुत ज़्यादा। आप यूके गए हुए थे, क्या प्रोजेक्ट करके आए हैं? अमरीन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। ये सारे जो लोग थे नए एक्टर्स थे, और कोविड में इन्होंने एक्टिंग वर्कशॉप ली थी मेरे से ऑनलाइन। तो कोविड में क्योंकि लॉकडाउन था, ये सारे लोग अंदर थे, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, और ये कोई 70 के करीब नए एक्टर्स हैं जिनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने की एक्टिंग की। तो वो वहाँ के मशहूर टिकटॉकर्स हैं, ऑलरेडी मशहूर हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मेरी किसी बात से लगा कि टिकटॉक पे जो होता है वो एक्टिंग नहीं होती। तो इस बात पे वो गुस्सा खा गए, उन्होंने कहा जी एक्टिंग क्या होती है। तो मैंने कहा चले हम फिर करते हैं। हमने एक एक्टिंग वर्कशॉप की उनके साथ, और वहाँ से फिर वो इस चीज़ में आ गए कि हम एक्टिंग तो बड़ी और चीज़ है, टिकटॉक बड़ी और चीज़ है। तो हम अब ये करते हैं कि फिल्म बनाते हैं। तो वो काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे, फिर मैंने उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखा और अभी मैं जाके वो शूट करके आया हूँ। और बड़ी मज़े की स्टोरी है उसकी। और 2 एक्टर उसमें स्वीडन से थे, 2 नॉर्वे से थे, 2 यूके से ही थे, यूके में हमने शूट किया, और 2 लोग पाकिस्तान से गए थे। यहाँ से मैं गया था लाहौर से, और कराची से रिदा इस्फहानी एक एक्ट्रेस हैं, वो वहाँ से उन्होंने ही बुक किया हुआ था उनको। तो ये हम लोग जाके वहाँ पे एक स्टोरी बड़ी मज़े की वहाँ पे शूट करके आए हैं। और वहाँ पे जो फिल्म मेकिंग है, जो यूके में आपने देखा होगा बहुत सारी इंडियन पंजाबी फिल्में वहाँ बनती हैं। और एक्चुअली ये है कि वहाँ पे ना पैसे मिलते हैं फिल्म बनाने के। वहाँ पे होता ही है कि BFI जो है, जो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है कि वो आपका स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं, और उनके कोई 28 पॉइंट्स हैं जिनमें से 18 आपने मैच करने होते हैं। तो अगर आप वो 18 पॉइंट्स मैच कर जाते हैं तो वो आपको एक लेटर दे देते हैं कि जब आप ये फिल्म बनाएंगे हम कुछ परसेंटेज आपको पे करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। एक तो वो मिलती है उनको, फिर उसके बाद उनको वहाँ से जो भी आपने पैसा खर्च किया प्रोडक्शन पे, वो 30, 35, 40% के करीब आपको वापस दे देती है वहाँ की गवर्नमेंट। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वहाँ पे ये सारी फिल्में बनती हैं, या इसलिए जो इंडियन फिल्म है, जो विजन की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये होता है कि वहाँ पे फिल्म आप करते हैं तो आपके तकरीबन 50% पैसे तो वापस आ जाते हैं फिल्म लगने से पहले। तो ये एक बड़ा वहाँ पे एक फिल्म मेकिंग की उन्होंने बड़ी फ्रेंडली फिजा जो है बनाई हुई, और भी बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में भी है, बड़े छोटे छोटे मुल्कों में भी 40-50% तक रिबेट है, आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये फिल्म जो है इंशाल्लाह ताला हम किसी OTT पे इसको लॉन्च कर रहे हैं, साथ में सिनेमाज पे वहाँ पे भी रिलीज़ होगी, कोशिश करेंगे यहाँ पे भी।